हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 6 सेशन है 22-26 मेजर 12 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हम पढ़ने वाले हैं आज SKMU सेमेस्टर 6 22-26 के स्टूडेंट के लिए मेजर 12 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में शासन ब्रिटिश कानूनों के अनुसार चलता था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का जो शासन था वह ब्रिटिश कानूनों के अनुसार ही चलता था। इसीलिए स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। संविधान निर्माण के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान निर्माण के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जो इनके अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसकी अध्यक्षता की थी अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा बैठक किया गया 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये डेट आपको याद रखना है। संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने संविधान के अनेक मसौदे तैयार किए, इसीलिए उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार सर्वोत्तम प्रावधानों को अपनाया। विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद भारत की जो स्थिति थी उनके अनुसार उन्होंने कई देशों से संविधान को लिया और अपने संविधान में अपनाया गया। अपने संविधान के अनुरूप सर्वोत्तम प्रावधान को अपनाया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा और बहस की गई ताकि सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके। भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से लिया गया थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। पूरा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की 11 बैठकों में लगभग 165 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। 11 बैठकों में लगभग 165 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान को भी लागू किया गया।
संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र बन गया। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को समर्पित करता है। यह संविधान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और देश की एकता, अखंडता और विकास का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण एक लोकतांत्रिक, विचारपूर्ण और ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें अनेक नेताओं और संविधान सभा के सदस्यों का अमूल्य योगदान रहा। तो ये था पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देशी रियासतों का एकीकरण कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का वर्णन करें। देशी रियासत का एकीकरण कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का वर्णन करना है। तो आंसर है 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत के साथ लगभग 565 देशी रियासत भी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत के साथ लगभग 565 देशी रियासतें भी थी। इन रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने, या तो भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं, इनका विकल्प दिया गया था। 2 विकल्प दिया गया था, या तो भारत या तो पाकिस्तान। स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय आवश्यक था। स्वतंत्र भारत का एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय आवश्यक था। इस महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके सहयोगी B.P. मेनन ने किया। तो इन जो देशी रियासतों का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और B.P. मेनन ने किया था। अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की स्थिति जटिल थी। अधिकांश रियासतों, अनेक रियासत थे, 565 रियासतों में स्वेच्छा से मतलब कि स्वयं की इच्छा से भारत में विलय स्वीकार किया, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की स्थिति थोड़ा जटिल थी। जूनागढ़ एक हिंदू बहुल रियासत थी, किंतु उसका नवाब पाकिस्तान में विलय चाहता था। जूनागढ़ क्या था? एक हिंदू बहुल रियासत था, किंतु उसका नवाब पाकिस्तान में विलय चाहता था। जनता के विरोध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया तथा फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें भारी बहुमत ने भारत में विलय का समर्थन किया। तो जूनागढ़ के लोग ज़्यादातर भारत में ही आना चाहते थे, भारत में ही विलय का समर्थन किया। हैदराबाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जहाँ के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे। वहाँ की स्थिति बिगड़ने पर सितंबर 1948 में भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ऑपरेशन पोलो शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल रियासत थी। कश्मीर क्या था? एक मुस्लिम बहुल रियासत था, जिसमें मुस्लिम ही रहते हैं, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। जिनके महाराजा थे हरि सिंह, जो कि स्वतंत्र रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद महाराजा ने भारत से सहायता मांगी और भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। कश्मीर में मुस्लिम ही रहते हैं और पाकिस्तान समझ रहा था हम भी मुस्लिम और यहाँ पर भी मुस्लिम ही रहते हैं, तो ये पाकिस्तान में ही विलय होंगे, लेकिन कश्मीर वालों ने ऐसा नहीं किया। वह तो पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, फिर जब उन्होंने पाकिस्तान पर कबायली आक्रमण किया तो उसके बाद उन्होंने भारत की मदद ली और भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर की रक्षा की और वह भारत का अभिन्न अंग बन गया।
इस प्रकार सरदार पटेल ने कुशल नेतृत्व, राजनीतिक दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय के कारण देशी रियासतों का सफलतापूर्वक एकीकरण संभव हुआ। यह कार्य भारतीय राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। देशी रियासतों के विलय से भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत हुई तथा एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष तथा भारतीय एकीकरण का शिल्पकार कहा जाता है। तो ये था 2 क्वेश्चन जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्यों में भाषाई पुनर्गठन के कारण और परिणाम की चर्चा कीजिए। भाषाई पुनर्गठन का परिणामों की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1962 में भारत चीन युद्ध का भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव क्या था, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1971 का भारत पाक युद्ध एवं बांग्लादेश के निर्माण का वर्णन कीजिए। 1971 का भारत पाक युद्ध में एवं बांग्लादेश के निर्माण का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1975 के आपातकाल के कारण और परिणाम का वर्णन करें। 1975 के आपातकाल के कारण और परिणाम का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन के कारण और महत्व का वर्णन करें। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण और महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया का वर्णन करें। भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया का वर्णन करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको तैयार कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, विशेषता एवं प्रभाव की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की व्याख्या कीजिए। तो इसका व्याख्या करना है। तो ये था टोटल 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मेजर 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।